अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अहमद अली। लेकर आया हूं आपके लिए आपका फेवरेट प्रोग्राम संडे स्पेशल प्रोग्राम। आज की हमारी गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ही बाहिम्मत खातून हैं, एक आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट एसोसिएशन मुल्तान में जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से बहुत अरसा से काम करती रही हैं ये। और आर्टिस्ट जितने भी हमारे मुल्तान में हैं उनकी फ़लाह बहबूद के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और फ़न की दुनिया में इन्हें बहुत अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने एक अपना मुनफरिद मुकाम, मुनफरिद पहचान बनाने के अंदर ये कामयाब रही हैं। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, चलते हैं हम बात करते हैं फौजिया शाहीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम अस्सलाम। फौजिया, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहना चाहूँगा मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम में। और आज आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। मैं जानता हूँ आपकी सिस्टर की वेडिंग है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपनी तमाम मसरूफियात को तर्क कर हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। तो फौजिया ये बताएं, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? आई थिंक बचपन से स्टार्ट लेते हैं आपके। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बचपन में किस किस्म की थी फौजिया शाहीन? बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती थी, जैसे बच्चे होते हैं। मैं कोई ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही शरारतें करती थी, तो बहुत ज़्यादा लाडली थी क्योंकि अब्बू सबसे छोटे थे बहन भाइयों में, तो मैं सबसे पहली थी। तो जो पहला बच्चा होता है उसको प्यार भी बहुत मिलता है। बचपन में तो खैर प्यार मिलता है, तो जब जैसे बच्चा बड़ा होता है उस पर वैसे ही जिम्मेदारियाँ और टेंशनें आ जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा शरारती और बहुत ही ज़्यादा मुझे लाड प्यार हर चीज़ मुझे बचपन में मिली है। फौजिया, फैमिली में मतलब आप सबसे बड़ी हैं, तो बहन भाई कितने बहन भाई हैं आप? हम 7 बहन भाई हैं, 4 बहनें और 3 भाई हैं। तो बचपन से ही आपका एक्टिंग की तरफ रुझान था? बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर ये आप हादसाती तौर पर इधर आ गए? हादसाती तौर पे अक्सर मैं ये कहती हूँ। हाँ जी। मैं जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं कि मैं महकमे हेल्थ से भी हूँ और गवर्नमेंट जॉब भी कर रही हूँ। ये एक मेरी हॉबी थी कि आर्टिस्ट किसको नहीं पसंद होते, आर्टिस्ट शोबिज़ बहुत ज़्यादा मुझे पसंद था। लेकिन मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं जो है एक्टिंग करूँगी या कोई मैं ड्रामा करूँगी या मैं किसी मूवी में आऊँगी। मैंने बिल्कुल कभी भी नहीं सोचा था। ये एक अचानक से ऐसे समझ लें कि वाकई हादसाती तौर पर मैं आई हूँ शोबिज़ में। तो आपका शोबिज़ बैकग्राउंड मतलब कोई नहीं है घर में से, फैमिली में नहीं, से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तो फिर तो आपको बहुत, आजकल के दौर में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ पर फैमिलीज में बॉयज को अलाउ नहीं किया जाता जल्दी से शोबिज़ की तरफ आने में। ऐसे ही है। तो ऐसे में जब आपने स्टार्ट लिया तो मतलब एक लड़की को कैसे इजाज़त मिली कि वो शोबिज़ की तरफ आए? मैंने जब स्टार्ट लिया तो मैं कंपेयरिंग कर रही हूँ काफ़ी अरसे से। मुझे तकरीबन 16-17 साल हो गए मैं कंपेयरिंग कर रही हूँ। अपने हेल्थ के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती थी, तो तंज़ो मिज़ाज किसको नहीं अच्छा लगता, तो बस उसी में मैं ज़्यादा करती थी। लेकिन जैसे मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती थी ना, तो वैसे ही फिर साथ साथ मेरी आर्टिस्टों के साथ मुलाकात होती गई। तो आर्टिस्टों को कौन नहीं पसंद करता, हर बंदा कहता है। जो कि टीवी फिल्म नहीं देखने वाले होते वो भी कहते हैं कि हम आर्टिस्टों से मिले, बातचीत करें। तो फिर जो है ऐसे मेरा के स्टार्ट हुआ। फलाह बहबूद के काम को मैं शुरू से तरजीह देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो है लोगों के काम आऊँ, खिदमत खल्क करूँ, कि मैं दूसरों के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शुरू से शौक़ था। अच्छा, आपने जो स्टार्ट इसमें महकमा हेल्थ में आपने पहले स्टार्ट लिया अपने करियर का, जी जी। तो उसके बाद आप शोबिज़ की तरफ आई। हाँ जी। तो वेडिंग मतलब आपने शादी के बाद ये सब स्टार्ट लिया? हाँ या फिर शादी के पहले? शादी के बाद मैंने स्टार्ट किया। शादी के बाद आपने स्टार्ट किया। तो फिर ये आपको अपनी मतलब शादी के बाद हस्बैंड की तरफ से परमिशन मिली या फिर सेपरेशन के बाद ये काम किया? हाँ नहीं, जब मैं सेपरेट हो गई थी तब मैंने काम किया। तो उनके साथ तो मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो इस वजह से अपने आप को ज़्यादा बल्कि बिज़ी रखने के लिए मैं शोबिज़ में आई। तो सेपरेशन का मतलब कोई अगर पूछना चाहें, आप एक तन्हा ज़िंदगी गुजार रही हैं और एक बड़ी बात है आज के दौर के अंदर एक औरत अपनी एक तो लाइफ को अकेले सरवाइव कर रही है और दूसरा यह है कि अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रही है। ऐसे में आप अपनी पूरी फैमिली की वाहिद कफील हैं और तमाम जिम्मेदारियों को आप पूरा कर रही हैं। तो जब आप इतनी बाहिम्मत थी, जॉब भी कर रही थी और एक वर्किंग वूमेन थी, तो फिर ऐसा क्या वजूहात बनी कि आपकी सेपरेशन हो गई और उसके बाद आपने तन्हा ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया? मतलब आगे आपने कोई और हम सफ़र नहीं चुना? तन्हा तो नहीं कहा जा सकता कि मैं तन्हा हूँ। मैं जो है ना 24 घंटे अवेल हूँ। मैं हर वक्त मीडिया देखती रहती हूँ, हर वक्त अपने आर्टिस्टों के साथ कांटेक्ट में रहती हूँ। मैंने कभी भी मैंने इग्नोर नहीं किया इस चीज़ को। तो मुझे अपनी जब मैं सेपरेट हुई हूँ तो मुझे बिल्कुल भी फील ही नहीं हुआ
कि मैं एक ऐसी, होता है कभी कभार, कभी जब फुर्सत मिले, लेकिन मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती अपने शोबिस के आर्टिस्टों से कि मैं हर वक्त देखती रहती हूँ किसी को कोई मसला, किसी को कोई परेशानी। लेकिन आई थिंक आजकल उस इंसान को जरूर देखकर महसूस होता होगा कि उसने किसको खोया है। मैंने कभी देखा ही नहीं। अच्छा, आपने कभी मैंने कभी ख्याल ही नहीं किया कौन था, क्यों था, किस लिए था, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं क्योंकि शादी जो मेरी हुई थी ना तो अरेंज मैरिज थी, अपनी फैमिली में हुई थी, तो बस ऐसे इतनी जल्दी हुई कि पता ही नहीं चला कि आपस में बस नहीं बन पाई। और मेरी शादी बस 3 माह चली है, कोई ज़्यादा लंबा अर्सा शादी नहीं रही। तो एक समझ ले कि जैसे फैमिली में बड़े कर देते हैं बुजुर्ग फैसला, तो मैंने इनकार नहीं किया। मैंने कहा चलो ठीक है, बड़ों का जो फैसला था, लेकिन बस वो किस्मत की बात होती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आपने फिर जब अपना शोबिस की तरफ आने का सोचा तो पहला प्रोजेक्ट किसने आपको ऑफर किया और क्या आपने काम का स्टार्ट किया? पहला जो मेरा प्रोजेक्ट था वो मेरा था कमर्शियल थिएटर का, स्टारलेट थिएटर से जवार साहब, बहुत बड़े हैं डायरेक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। उन्होंने मुझे कहा कि फौजिया तुम फनकारों के साथ हर वक्त कहती रहती हो कि फनकार ये फनकार वो, तो तुम परफॉर्म खुद क्यों नहीं करती? मैंने कहा सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता। नहीं, कहते आप कर सकती। मैंने कहा नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे करूँगी, मुझे तो पता ही नहीं एक्टिंग का। नहीं कहते आप कर सकते। उन्होंने फिर मुझे स्क्रिप्ट दिया, तो ही रंजन ड्रामा था। तो आई थिंक 2016 की बात है या 15 की बात है, 2015 में। पहले ये पेमेंट का चेक याद है आपको, क्या अमाउंट मिली पहली परफॉर्मेंस? कमर्शियल में चेक तो नहीं होते वो, हाँ। तो वैसे ही कि डेली बेसिस पे होता है, डेली बेसिस पे। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था पैसों का ये क्या है क्या नहीं है, तो बस लेकिन खुशी थी कि मैं आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म कर रही हूँ। और मैं जब अंदर जाती थी ना, फर्स्ट मेरी एंट्री फर्स्ट थी, मुझे ऐसे था कि जैसे पता नहीं अभी मैं बेहोश हो जाऊंगी, अभी जिस्म कांपना शुरू हो जाता था कि अंदर ऐसे जाते कि इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसे वो किया ना। कंपेयरिंग में ये होता है कि बंदा मुखातिब हो जाता है कि सामने ऑडियंस बैठी हुई, बंदा उनसे बातचीत कर लेता है, उनको मुखातिब कर लेता है। लेकिन जब बंदा एक्टिंग करता है, कमर्शियल में हो या नॉन कमर्शियल हो, तो इतने सारे लोग बैठे होते हैं, हमने अपना स्क्रिप्ट बोलना होता है, हमने अपनी मूवमेंट देखनी होती है, हमने अपने फेस एक्सप्रेशन देखने होते हैं, अपना हमने ड्रेस देखना होता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सहमी हुई थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो बिल्कुल, थिएटर इसलिए भी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें आपको कोई रीटेक का ऑप्शन नहीं है, एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है, आपने जो कुछ भी करना है, आप सांस भी लेते हैं, छींकते भी हैं, तो उसको भी ऑडियंस जो है वो आपकी उसको चेक करती है, फौरन उसको जज करती है आपको। और रिस्पांस एक इस लिहाज से भी अच्छा है कि यहाँ का आर्टिस्ट जो है वो आम मतलब एक टीवी एक्टर है उसकी निस्बत ज़्यादा मुझा हुआ कह सकते हैं, ज़्यादा उसके अंदर सलाहियतें होती हैं क्योंकि उसको रिस्पांस फौरी मिलता है। क्योंकि हम टीवी प्ले करते हैं, फिल्म करते हैं, उसका फीडबैक हमें कुछ अरसे के बाद मिलेगा। यहाँ पर आपको अगर आपने अच्छा किया फौरी आपको क्लैप मिलेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने अच्छा किया, मैंने इससे मजीद बेहतर करना है। और अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी है तो उसका भी फिर आपको फीडबैक उसी टाइम पर मिल जाएगा। तो वो भी कुछ कभी ऐसा हुआ कुछ गलती हो गई हो, गलतियां इंसानों से होती हैं, तो बड़ी नर्वस हुई हो, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई हो? बिल्कुल, हाँ जी हुई थी। 2017 में ड्रामा था कर्ज ड्रामा, मुल्तान आर्ट काउंसिल में। उसमें मैंने SHO का रोल करना था, तो मैंने लेडी SHO का जो है यूनिफॉर्म पहना हुआ था। तो मैं बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि पता नहीं क्या बनेगा। और उसके मकालमे जो थे तकरीबन 3 सफ़ात पे मुश्तमिल थे और काफ़ी बड़े मुकालमात थे। तो मैं बहुत डरी हुई थी और बहुत खुश भी थी क्योंकि कुछ अर्सा मैंने पुलिस में भी जॉब की है, तकरीबन 1.5 साल सेंट्रल जेल में जॉब की है। तो फिर ड्यूटी टाइमिंग कोई कुछ वहाँ की अजीब थी कि 4 घंटे डे टाइम में, 4 घंटे इवनिंग में करना पड़ता था। तो फिर मुझे बड़ा अजीब फील हुआ, फिर वो मैंने छोड़ दी थी। तो ये फिर मुझे अच्छा भी लगा और बहुत ज़्यादा नर्वस थी मैं, बिल्कुल हाथ पाँव मेरे ठंडे हुए थे। और मैंने स्क्रिप्ट अपने 3 दिन हाथ में ही रखा, 3 दिन वो जो ड्रामा था और जो उससे हटके जो हमने 8 दिन रिहर्सलें की हैं, वो स्क्रिप्ट मेरे हाथ में ही होता था, मेरे पॉकेट में होता था। मैंने बाहर आना, लाइन देखनी, फिर जैसे इंटरव्यू होती फिर चली जाती। और जब लास्ट डे था ना, तो तकरीबन सभी लोग पुलिस के आए हुए थे, जितनी भी उनकी फैमिलियाँ थी। आर्ट काउंसिल में पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी, जितने भी अफसरान थे सब आए हुए थे। जब वो क्लैप मुझे मिली है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मेरी आंखों में आंसू भी थे कि मैं इतने सीनियर आर्टिस्टों के साथ काम कर रही हूँ और स्क्रिप्ट जो था वो बहुत अच्छा था। लोग कह रहे थे कि अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, आप जब इस फील्ड की तरफ आई तो आपकी फैमिली में से इजीली सबने आपको अलाउ कर दिया? नहीं, अभी तक नहीं एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो रिलेटिव्स की तरफ से मेरे रिलेटिव्स को पता ही नहीं है कि मैं शोबिज़ में हूँ।
मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको तकरीबन आई थिंक 9 साल का अरसा हो गया है, तो इस दौरान आपके रिलेटिव्स को पता ना चला हो कि एक फौजिया शाहीन जो हैं वो शोबिज़ में काम कर रही हैं? ऐसा ही है, क्योंकि मेरी आईडी कुछ और नाम से बनी हुई, मैं किसी को भी नहीं बताती मेरा अकाउंट कौन सा है आईडी का, और किसी को भी नहीं पता। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो भी मेरे कम ही रिलेटिव्स जिनको पता है, तो नहीं पता कि छुपा जाते हैं। अच्छा, जो लड़कियां आना चाहती हैं इस फील्ड में, तो उनको आप क्या कहेंगी कि किस किस्म की है ये फील्ड? इसके अंदर मतलब बहुत से लोग समझते हैं कि थिएटर स्पेशली एक्टिंग को तो आजकल बहुत सारी वेल एजुकेटेड फैमिली से लड़कियां आ रही हैं, लड़के भी आ रहे हैं, लेकिन थिएटर को आज भी बहुत मायूब समझा जाता है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि हाथ किसका है कि थिएटर को इतना मायूब समझा जाता है? थिएटर में हमारे ये है कि सिर्फ कहते हैं जी जेंट्स अलाउ है, ख़ास तौर पे मुल्तान में ज़्यादा ये समझते हैं कि सिर्फ जेंट्स ही जाते हैं। हालांकि जब भी कोई अच्छी कहानी, अच्छी स्टोरी होती है, मैं खुद जाती हूँ देखने के लिए। कोई लाहौर से फनकार आता है, कराची से कोई आता है, कोई कहीं दूसरी सिटी से आता है, मैं देखने स्पेशल मिलने जाती हूँ, उनका वेलकम करने जाती हूँ। इस वजह से नहीं कि वो मैं एसोसिएशन की ओहदेदार हूँ या थी तो तब जाती हूँ, मैं वैसे ही आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और मैं जाती हूँ। दूसरी बात ये है कि जब आर्ट कौंसल ड्रामा होता है तो वही कमर्शियल थिएटर वाले ही आर्टिस्ट वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे इतना रश होता है कि वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती। अच्छा, बात ये भी है कि जब कमर्शियल थिएटर के लोग आर्ट्स काउंसिल में आते हैं, उनका बिहेवियर और उनका एक आप कहते हैं ना पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो जाती है। आप ये कह सकते हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं। वहां पर वो वल्गैरिटी भी, आई एम सॉरी टू से, कर रहे होते हैं, और ये सब जानते हैं कि लाहौर से, बल्कि फैसलाबाद से ये कल्चर स्टार्ट हुआ है कमर्शियल थिएटर का। फैसलाबाद से वल्गैरिटी स्टार्ट हुई, ज़ुमाइनी जुगते, ज़ुमाइनी बातें, उसके अलावा कुछ इस किस्म का डांस जो फैमिलीज के साथ बैठकर लोग नहीं देख सकते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई लाहौर, और लाहौर से होते होते मुल्तान आ गई। लेकिन अब अगर थिएटर कहा जाए तो थिएटर कराची में तो फिर भी नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो थिएटर का तो नहीं कह सकते, स्टेज ड्रामा बाकी रह गया है। स्टेज के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है वो थिएटर नहीं है। अलबत्ता मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में जब भी होता है तो उसमें चेक एंड बैलेंस होता है, सेंसर रिहर्सल बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की होती है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो फैमिलीज के सामने ना की जा सके। तो आपको नहीं लगता कि थिएटर मालकान भी इस चीज़ के कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं कि एक तो राइटर का वजूद नहीं रहा है थिएटर्स पर, स्क्रिप्ट बाकायदा नहीं होता है कोई ऐसा कि आप फिल बदी जुगते मार सकते हैं, उसमें एक दूसरे को कुछ भी ऐसी बात कह सकते हैं जो कि आप गैर इखलाकी दायरा कार में आती हैं। तो इसकी वजह से भी जो नए लोग इस तरफ आना चाहते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं और उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। आपने ये बात की है कि न्यू जो आना चाहते हैं तो उनकी आपने बात की है। मैं अभी तक सेट नहीं हो पाई। मैं कमर्शियल थिएटर करती हूँ तो मुझे बड़ी मुश्किल से, पहले तो मुझे ये शौक नहीं था कि मैं कमर्शियल करूँ, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि मैं कमर्शियल थिएटर करूँ। लेकिन ग्रुप बंदी हर जगह पे हुई पड़ी है। बिल्कुल। पहले किसी दौर में, आज से 2 साल पहले आर्ट काउंसिल में भी ग्रुप बंदी थी। वहाँ पे महदूद किस्म के लोग होते थे कि बस यही काम करेंगे, इससे हट के, इससे बाहर कोई फनकार नहीं आ सकता। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। मैं जानता हूँ एक मखसूस टोला था जो हर प्ले के अंदर वही कास्ट नजर आती थी, स्टोरी भले डिफरेंट होती थी, लेकिन उसके अलावा न्यू चेहरे मुतारफ करवाना तो दूर की बात, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनमें से भी लोगों को चांस नहीं मिल रहा था। मैं जिद करके एक ड्रामे में, रमजानुल मुबारक में ड्रामा था, मुझे अभी उसका नाम याद, मुझे याद है भागा वाले में भी आई थिंक उसमें था, एक मैंने किरदार किया था। पहले मैं होती हूँ उसमें नेगेटिव रोल में, फिर मैं पॉजिटिव रोल में आ जाती हूँ। तो यकीन माने मैं एक एक आर्टिस्ट के पास, जो मेरे साथ सीनियर काम कर रहे थे ना, मैं उनके पास स्क्रिप्ट, मुझे आप लाइनिंग याद करवा दें, मेरे साथ रिहर्सल करने, मेरे साथ ये, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता था। बस अल्लाह के सहारे पे जो है ना, मैं थोड़ा सा, मेरी जान पहचान हो गई है। लेकिन मुझे अभी तक इन चीज़ों का सामना है कि ग्रुप बंदी हर जगह पे है। जल्दी न्यू आने वाले को काम बिल्कुल भी नहीं मिलता। पहले उनसे खिदमत करवाएंगे, पहले उनको जानेंगे, पढ़ेंगे, कहेंगे पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ गया। बिल्कुल। अभी भी इतने आर्टिस्ट हैं कि जो मुझे अच्छा नहीं समझते, वो कहते हैं ये कोई आर्टिस्ट है, ये तो आर्टिस्ट ही नहीं है। असल में बात यह है कि ज़र्फ की बात होती है, और ये भी एक अलमिया है कि हमारी थिएटर की फील्ड में, थिएटर इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री भी नहीं कह सकते हैं आप, एक माफिया कह सकते हैं, इसमें ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोग नहीं हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो बिहेवियर भी उसी किस्म का दिखाते हैं। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं भी एक प्ले आर्ट्स काउंसिल में कर रहा था, उसमें 2-3 आर्टिस्ट जो थे वो कमर्शियल के थे, जिन्होंने मेरे साथ इस किस्म का बिहेवियर किया कि जो हमने रिहर्सल के दौरान हमने जो कुछ भी स्क्रिप्ट याद किया था, तो वो मेरा ज़रा करैक्टर उसके अंदर थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, और कुछ डायलॉग्स ऐसे थे जो पावरफुल एक करैक्टर नज़र आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये
कल दे बच्चे आके इस तरह के करैक्टर इन्ने ਵੱਡੇ करनगे तो फिर साडा की होएगा। असी तो 5-5 साल तक पानी पिलाते रहे हैं। तो मतलब उन्होंने उसके बाद ये डिसाइड किया कि हम इसके साथ स्टेज पर सिचुएशन कोई ऐसी क्रिएट करेंगे, और स्टेज पर उन्होंने वो किया कि जो मैंने क्वेश्चंस करने थे उसके रिप्लाई में जो उन्होंने मुझे कहना था वो उन्होंने नहीं कहा, और उन्होंने मेरे करैक्टर को क्यों बोलते हैं, हाँ वो क्यों बिल्कुल नहीं दिया उन्होंने। थिएटर लैंग्वेज है, क्यों इसको कहते हैं कि एक जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है लास्ट क्यों जो छोड़ेगा उसके उस पर जाकर उसने आगे करना है, लेकिन वो उन्होंने वो नहीं किया। और उसके बाद मतलब सामने वालों पर इम्प्रेशन ये डालने की कोशिश की कि इसको कुछ भी नहीं आता, ये न्यू है, ये न्यू नहीं कर सका। तो पहले दिन ये सिचुएशन की, देन सेकंड डे भी उनकी यही हरकत रही। फिर जब मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो थर्ड डे जाकर वो अपनी रूटीन के ऊपर सेट हुए। 4 रोजा ड्रामा था। तो उस एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये डिसाइड करने पर मैं मजबूर हुआ कि कमर्शियल थिएटर के मोस्टली लोग, ज़्यादा नहीं कहूँगा, मतलब कुछ हद तक हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए हैं, जिनमें से मैं बहुत सारों को जानता हूँ, कुछ के नाम भी लेना चाहूँगा। फहद अवान है, उनके साथ मैंने काम किया है, तो वो भी अच्छा बिहेवियर करते हैं, जिसमें नदीम मलिक हैं, और इसके अलावा सर मंसूर सराइकी हो गए, और काफ़ी सारे हो गए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपनी वो कहते हैं दिखा जाते हैं, अना में रह जाते हैं और दिखा जाते हैं, कोई आर्टिस्ट ना बन जाए। हाँ बिल्कुल आर्टिस्ट ना बन जाए। जबकि देखा जाए तो थिएटर को न्यू जनरेशन जो है वो इसको एक जस्ट अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए लेती है। वो इसको अपना चेक एंड बैलेंस मतलब वो पूरा नहीं समझती कि हमने इसी से आगे अपना करियर बनाना है। तो फौजिया चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। मेरे ख्याल में ब्रेक आप लें इस बार। ब्रेक मैं लूं? हाँ ब्रेक आप लें, थोड़ा सा ट्विस्ट आना चाहिए प्रोग्राम में। ब्रेक आप लें, उसके बाद फिर हम ब्रेक के बाद आकर चलिए आइए जनाब चलते हैं ब्रेक की तरफ, क्योंकि हमने बातें बहुत ज्यादा कर ली। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लें, मेरे ख्याल में 1-2 मिनट का रेस्ट होगा। जी 2 मिनट के कमर्शियल्स के बाद हम वापस आ रहे हैं। उसके बाद आप देखते रहिए मक संडे स्पेशल प्रोग्राम। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोले की बोलियां, साइकी की सुबह है शमा, अभी मम्मी का है दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोले की बोलियां, साइकी की सुबह है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोली बोलियां, साइकी की सुबह है शमा, की सुबह है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली।
वंस अगेन वेलकम बैक टू मक संडे स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं आपका होस्ट अहमद अली और मेरे साथ मौजूद हैं आर्टिस्ट एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हैं फौजिया शाहीन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें कर रही हैं। तो जी फौजिया, आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, हम एक माफिया है जी जो काम कर रही है थिएटर्स की तरफ। तो थिएटर्स इंडस्ट्री के अलावा आपको नहीं लगता कि मुल्तान में जितना टैलेंट है यहाँ पर कोई चैनल भी ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल, चैनल तो बहुत ज़रूरी है। चैनल के बगैर तो जो है कैसे न्यू जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा है, मुझे मिलते हैं वो कहते हैं हमने काम करना है, लेकिन कोई पॉइंट ही नहीं है। मैं कहती हूँ चैनल नहीं, एक एकेडमी होनी चाहिए। और मैंने बहुत कोशिश भी की थी कि मैं कोई एकेडमी, कोई ऐसा स्कूल लाजमी जो है वो मैं बनाऊँगी ताकि न्यू जो फेस है, न्यू टैलेंट वो सामने आ सके और हम काम कर सकें। तो लेकिन यहाँ इत्तेफाक नहीं है। अगर एक बंदा 2 कदम भर के आगे आता तो वो कहता है ये होता कौन है, ये आगे आ जाए। और स्पेशली जो ऐसा है कि यहाँ पर जो नए लोग आ रहे होते हैं उनको डाइजेस्ट करने की मतलब ना ज़र्फ नहीं रखते हैं जो जितने भी सीनियर्स हैं, और शायद उनको ऐसा लगता है कि अगर नए लोग आ जाएंगे, ज़्यादा टैलेंटेड लोग आ जाएंगे तो फिर उनकी जगह नहीं बनेगी। जबकि देखना उनको ये चाहिए, सोचना ये चाहिए कि हर इंसान की एक अपनी पहचान होती है, अपनी एक जगह होती है, अपना मुकाम होता है, अपना स्टाइल होता है एक्टिंग का। लेकिन एक फोबिया में मुब्तला नज़र आते हैं हमें ये लोग। तो फौजिया, आप ये बताइए कि आप आर्टिस्ट एसोसिएशन में जो काम कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता कोई ऐसी एसोसिएशन होनी चाहिए यंग आर्टिस्ट एसोसिएशंस के हवाले से जिसका कोई एक ऐसा करैक्टर हो, किरदार हो कि जिसमें जो नए लोग आ रहे हैं उनकी एक अलग एसोसिएशन हो, जो लोग वहाँ पर मिलकर काम कर सकें, जहाँ पर उनको कोई कम्प्लेक्स फील ना हो, कुछ लोग उनके साथ जो ज़्यादतियाँ करते हैं या फिर ये कह लें कि उनको एक ऐसे महरूमी है उसका अजाला हो सके। हमने ये जो एसोसिएशन बनाई है इसमें कोई ये नहीं है कि न्यू है या ओल्ड है। हमने ये एसोसिएशन बनाई थी कि फ़नकारों की फलाह बहबूद के लिए, कि इसमें कोई भी होगा, और इसको रजिस्टर करवाया हुकूमत से। इसमें A to Z जो है ना टोटल शोबिस से जो रिलेटेड है ना लोग इसमें आ सकते हैं, न्यू भी आ सकते हैं, और इसमें जो कैमरामैन है वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। टोटल शायर हो गए, अदीब हो गए, जो A to Z है, राइटर, ये यहाँ तक ये जो बांसुरी बजाने वाला है ना ये भी हमारे एसोसिएशन का हिस्सा है। अच्छा, एसोसिएशन से की बात चल रही है, तो आपने इस एसोसिएशन के थ्रू, बल्कि आपने लॉकडाउन के दिनों में बहुत ज़्यादा काम किया, जितने भी आर्टिस्ट थे उनके लिए आपने काम किया, लेकिन वो कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, तो फिर उसका हमें सिला अक्सर नहीं मिलता है। तो आपके बारे में भी सुनने में कुछ ऐसा आया कि जो आपने हमदर्दियाँ की थी उसका रिजल्ट आपको चंद दिनों में ही बहुत अच्छा मिला, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? रिजल्ट हमने बंदों से क्या लेना है, इंसानों से क्या रिजल्ट लेना है। रिजल्ट तो खुदा की ज़ात देती है। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग जो मर्ज़ी बात करते रहें, लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, मुझे पता है ना, मेरा दिल मुतमईन है कि मैंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, लेकिन मेरे अंदर जज्बा था। मैं समझती हूँ कि मैं जब पता चला कि थिएटर बंद हो गए हैं, बिल्कुल अभी कोई पता नहीं है, बहुत हालात डिफ़िकल्ट है, लोग घरों से नहीं निकल रहे, लोग बाहर से कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं ले रहे, बिल्कुल कोई कारोबार भी बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, सिनेमास बंद हो गए, थिएटर बंद हो गए। तो मैं तो घर में नहीं बैठी, मैं बिल्कुल बाहर निकली, बल्कि मैं घर में ही नहीं गई। मुझे नहीं पता 2-2.5 माह मैं कहाँ पे हूँ, कैसे हूँ, बस लगी हुई अपने काम में। तो बाकी लोगों की बात को मैंने क्या बुरा मनाना है, मुझे पता है, मेरा दिल मुतमईन है कि। अच्छा, ये आपने आर्टिस्ट एसोसिएशन से जो अपना रेजिग्नेशन दिया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या वजूहात ऐसी बनी? वो बस आपको पता है सियासी बेस बन जाती होती है, जहाँ पे सियासत आ जाए वहाँ पे तो झूठ, फरेब, धोखा, ऐसी चीज़ें तो होती हैं। तो फिर कुछ न्यू आर्टिस्ट सामने आए जिन्होंने मतलब वो जितने भी ओहदे थे उनको संभाला, तो आप उसके बारे में क्या कहती हैं? वो सब जो था वो एक कानूनी दायरा कार में रहते हुए था या फिर इलीगल था? नहीं, अनलीगल है, अनलीगल है। ये जो नए ओहदे दिए गए हैं वो अनलीगल है। अच्छा। और जो है कोई भी अगर गवर्नमेंट के दायरे में रह के, हम कानून के दायरे में रह के अगर हम करते हैं तो उसको जो है कानूनी तौर पे इंसान उसको करता है, शोकाज दिए जाते हैं, नोटिस दिया जाता है, और उन्हें वार्न किया जाता है। हमें बग़ैर किसी भी शोकाज के, बग़ैर किसी इंक्वायरी के, बग़ैर किसी चीज़ के जो है पता चला कि रात सुबह हुई है तो जी ओहदे जो हैं वो चेंज हो गए हैं, ऐसे नहीं होता। ये बहुत बड़ी एसोसिएशन है और ये पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्टों की एसोसिएशन है। ये नहीं है ये पाकिस्तान तक है या जनूबी पंजाब तक है, नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की रजिस्टर शुदा आर्टिस्ट है
एसोसिएशन है, इसमें सभी लोग आते हैं जितने भी आर्ट से मुतालिक हैं, गुलकार हो गए, इसमें म्यूजिशियन हो गए, इसमें ऑल टू ऑल A to Z जो भी है ना सब आते हैं। अच्छा, आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे ये बताएं कि आपने एक एक्टिंग का ख्वाब तो आपने नहीं देखा, हादसाती हाँ। तौर पर आप इसमें आ गई। अगर आप एक एक्ट्रेस ना होती तो आप क्या होती? मैं अच्छी डॉक्टर तो हूँ। अच्छी डॉक्टर है, मेरी मतलब आप पेशेंट PR भी बहुत अच्छी आप है। अपना सेकंड ऑप्शन साथ लेकर चल रही हैं। नहीं, वो फर्स्ट वाला ही है, सेकंड तो ये था। तो बस अगर किनारा कशी की शोबिस से तो फिर जो है मैं बस अपनी रूहानी जो है तालीम वाली साइड पे ज़्यादा जो है इस्लामी तालीम वाली साइड पे आऊँगी अगर मैंने शोबिस से किनारा कशी की तो मैं तो अभी नहीं समझती कि अभी मैं फ़िलहाल पूरे तरीके से शोबिस में भी इन हो सकी हूँ, मुझे नहीं अभी लगता। अभी जो है बहुत शोबिस से भी मैं दूर हूँ कि भी इतना काम नहीं करती, सिलेक्टेड काम करती हूँ और कमर्शियल थिएटर बहुत कम करती हूँ, ज़्यादा फैमिली शो करती हूँ, आर्ट काउंसिल में शो करती हूँ और NGO के शो करती हूँ, ज़्यादा इंटरेक्टिव थिएटर करती हूँ, स्ट्रीट थिएटर करती हूँ। अच्छा, इंटरैक्टिव थिएटर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जो NGOs के ड्रामे आप कर आती हैं, सेटिस्फिकेशन आपको ज़्यादा किस में मिलती है, किसको कर सेटिस्फाई ज़्यादा होती हैं? NGO के जो शोज़ होते हैं ना उसमें, क्योंकि उसमें अवेयरनेस होती है। उसमें मतलब आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं वर्क के साथ साथ आप सोशल वर्क भी कर हाँ, आ रहे हैं। उसमें एक किस्म का लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे होते हैं, उनकी भलाई उसमें होती है, मुख्तलिफ इसमें टॉपिक होते हैं, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा फौजिया, हमारे प्रोग्राम का एक सेगमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मज़े का सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर। तो उसमें मैं आपके सामने एक लफ्ज़ बोलूँगा, आपके माइंड में पहला लफ्ज़ उसको सुनने के बाद जो भी आता है तो वो आपने फ़ौरन कहना है। तो इसमें ज़्यादा आपने टाइम नहीं लगाना। मुल्तान। सोन हलवा। इमरान खान। तब्दीली। नवाज शरीफ। गुड। रीमा खान। दो है रीमा खान, कौन सी वाली? फिल्म स्टार रीमा खान। अच्छी डांसर है। फिल्म स्टार मीरा। बुरी इंग्लिश। इंस्पिरेशन। बाबरा शरीफ। फेवरेट फिल्म? मेरी है काफी ज्यादा है, मैं तो राही साहब की फैन हूँ, मैं तो उनकी फिल्में देखती हूँ बहुत ज्यादा, अभी तक देखती हूँ। एक आपके माइंड में कौन सी आ रही है इस टाइम? राही साहब की फिल्म रास्ते का पत्थर। बेस्ट फ्रेंड? आजकल बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड ही रहता मैं है। और मेरी तन्हाई। तन्हाई अच्छी फ्रेंड है। गजल या सॉन्ग? सॉन्ग। गजल की मुझे समझ नहीं आती। चलें जी, ये हमारा रैपिड फायर सेगमेंट था। इसके बाद हम गुफ्तगू करना चाहेंगे आपसे आगे ज़रा कि आप इन फ्यूचर आगे फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं। मतलब आपने बताया कि शादी भी कर ली, जॉब भी कर ली और पुलिस की ट्रेनिंग भी आपने कर ली, उसके बाद शोबिज़ में भी आ गई, सोशल वर्क भी कर रही हैं, NGOs का भी काम कर रही हैं। तो मतलब कौन सी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो फौजिया शाहीन की ख्वाहिशात अधूरी रह गई हैं? कोई ऐसा सफ़र, कोई ऐसी तिश्नगी लाइफ में महसूस होती है जिसको करने की कमी हो कि मैंने अभी ये करना है? ख्वाहिश तो अभी कोई नहीं, मकसद क्या है? मकसद हम कह सकते हैं कि मेरा कि आगे जो नेक्स्ट मकसद है कि आगे मैंने क्या करना है मुस्तकबिल में। अभी आगे जैसे इंसान की एज मज़ीद बढ़ती है तो इंसान ख़ुद को तन्हा समझता है, तो मैं समझती हूँ कि मैं मज़ीद अपनी ज़िंदगी में जो अपने काम है वो बढ़ा दूँ, मज़ीद अपने जो है अपने आप की एक्टिविटीज़ को मज़ीद बढ़ा दूँ कि मैं तन्हा ना रहूँ। तो आपको नहीं लगता कि तन्हाई को दूर करने के लिए काम अच्छी चीज़ है, सिर्फ इसलिए काम को बढ़ाना कि तन्हाई को दूर किया जाए तो ये तन्हाई से फरार का एक रास्ता है? तो इस दौरान अगर आपको कोई अच्छा ऐसा इंसान मिलता है जो आपका हाथ थामना चाहे, हो सकता है प्रोग्राम के दौरान भी आपके कोई चाहने वाले आपको देख रहे हो जो आपके फैन हो। फैन बहुत हैं। फैन है, कोई अच्छा इंसान हो जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, मैं सिंसियर हो। कि कोई अगर कोई अच्छे भी चाहने वाले हों तो शादी तक, आजकल लोग सिंसियर नहीं हैं किसी भी मामले में, रिश्तेदार हमारे जो हैं वो सिंसियर नहीं है, तो हम फैंस को क्या करेंगे? और मतलब आपने अभी दूसरा चांस नहीं देना जिंदगी को? नहीं, शादी के मामले में नहीं सोचा नहीं है। अगर किस्मत में लिखी होगी तो हो जाएगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि मैं शादी करूंगी अब।
अच्छा, फौजिया शाहीन एक बेटी कैसी है, बहैसियत बेटी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आप सारी पूरी कर रही हैं, तो मतलब बताइए घर में आप क्या क्या जिम्मेदारियां निभा रही हैं? मैं बेटी नहीं हूँ घर में, मैं बेटा हूँ, बेटों की तरह हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी हूँ। क्योंकि मेरे अब्बू हमेशा मुझे कहते थे कि ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। और मुझे भी लगता है कि मुझ में कुछ जो जेंट्स वाले जो बहुत सारी आदतें हैं, ये सारे काम जेंट्स वाले करने हैं। मेरे फ्रेंड भी मुझे यही कहते हैं, तो अच्छा लगता है कि आजकल मैं नहीं समझती कि बेटी और बेटे में फ़र्क होना चाहिए। बेटियां बल्कि ज़्यादा माँ बाप का ख्याल करती हैं, ज़्यादा एहसास करती हैं, बेटे नहीं करते। आपने अपनी बहनों की शादियां खुद की हैं, आई थिंक ये हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल आपने बिल्कुल, पूरी अभी की हैं। भी हाँ जी, हाँ तो जी, वालदा आपकी हैं, उनकी भी हाँ जी। आप टेक केयर जितनी भी करनी होती है आप कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, घर हाँ की जी। सारे हाँ अखराजात जी, को आप बिल्कुल ऐसे उठा ही है। रही हैं। इसी तरह है। मेरे छोटे बहन भाई मेरे औलाद की तरह हैं। मैंने हमेशा से शुरू से ही ऐसे उनको लाड प्यार में रखा है, चाहे भाई हैं या मेरी बहनें हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे अब्बू जो है वो फोत हो गए हैं, लेकिन उनको फील ना हो कि वो सर पे अगर होते तो हम ये बात करते वो बात करते। मैंने कभी भी उनकी ज़रूरियात को इग्नोर नहीं किया, हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, उनके मैं उनका पूरा करूँ, और कोशिश करती हूँ, यही हमेशा कोशिश होती है। तो बाकी करने वाली तो खुदा की ज़ात, इंसान क्या होता है। मैं तो फाइनेंशियली तौर पर आप मतलब अपनी जॉब से और जो अपना आपका करियर है उससे सेटिस्फाई हैं? आपको लगता है कि आप अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करने में कामयाब रह रही हैं? जॉब जो हमारी है सन 2012 से इन्होंने हमें परमानेंट किया है, लेकिन अभी तक अलाउंसेस वगैरह जो है वो नहीं दिए। जो हमारा स्केल है बेसिकली हमें मिलना चाहिए था, वो भी हुकूमत ने नहीं दिया। हमें नई हुकूमत आने वाली से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इन्होंने हमारी सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। तो घर का जो खर्चा है वो बहुत मुश्किल से पूरा होता है। यही वजह है कि मुझे 2-2 3-3 जॉब करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा। मेरा रेस्ट का टाइम बहुत कम है, मुश्किल से मैं 3-4 घंटे सोती हूँ। तो मैं काम की तरफ ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह ये है। तो आपको देखकर मुझे लगता है बहुत सारी खवातीन के अंदर एक हिम्मत जागी होगी, एक वो जागी होगी। अक्सर ऐसा होता है मोस्टली कि शादी हो या फिर कोई भी रिलेशन हो, अक्सर नाकाम हो जाते हैं। तो ये किसी भी इंसान की कामयाबी, जिंदगी की कामयाबी या नाकामी का पहलू नहीं हो सकता है ये। तो आपने उसके ऊपर अपनी जिंदगी को एक ब्रेक नहीं लगाई, आपने मूव ऑन किया और आगे बहुत सारी तरक्कियां हासिल की, कामयाबियां हासिल की, एक सक्सेस हासिल की। आज आपका एक नाम भी है और आप अच्छा काम भी कर रही हैं और अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही हैं। आई थिंक आजकल के बेटे भी शायद इस तरह से पूरी नहीं कर पाते हैं जिस तरह से आप सब कुछ कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छे इंसान होने की सारी निशानियां आप में मौजूद हैं। बस मैं ये समझती हूँ कि हमेशा से जब मेरे अब्बू हयात थे तो वो ये कहते थे कि इसी ने मेरा सहारा बनना है, कि इसी ने सारा कुछ करना है। तो मैं समझती हूँ कि मुझे अगर मैं शादी करवा लूँ, रिश्ते बहुत आते हैं जाते हैं, बहुत लोग जो है ना इस बात को कहते हैं कि जी आप शादी क्यों नहीं करवाती, आप शादी करवा लें। लेकिन फिर मैं ये समझती हूँ कि मैं इस घर से कट आउट हो जाऊँगी। फिर जाहिर बात है जिसके साथ शादी होगी फिर उसी का घर बार संभालना पड़ेगा ना। तो कुछ ये भी वजह है कि मैं शादी जो नहीं करवा रही, ये भी एक वजह है। दूसरी बात ये है कि मैं समझती हूँ कि जो मेरी माँ बाप की जिम्मेदारियाँ थी अधूरी, पूरी नहीं हुई, तो मुझे पूरा करना चाहिए। छोटी बहनें हैं, उनकी शादियां मैंने ही करनी है, तो बस। अच्छा फौजिया, कोई ऐसा एक्टर हो जिसके साथ आपको काम करने की ख्वाहिश और आज तक ख्वाहिश आपकी वो पूरी ना हुई हो? हाँ जी बिल्कुल है। मैंने भी जिक्र किया सुल्ताना ही साहब मरहूम, उनके साथ तो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो मैं सकती। जब उनकी डेथ हुई है कसम से मैं इतना रोई। मैंने कहा मैंने लाहौर जाना है, मैंने देखना है जाके। मेरे ख्याल में 95 की बात है। तो उनके बाद नादरा जी 1 साल बाद उनकी डेथ हुई है, 1 साल पहले या शायद बाद में, ये मुझे याद नहीं। अभी पिछले हफ्ते ही उनकी बरसी थी, अगस्त में उनकी डेथ हुई थी। तो वो मेरी इतनी फेवरेट है ना कि बहुत ज़्यादा। और मेरी कोशिश होती है हमेशा उनकी ड्रेसिंग जैसे होती है ना, अक्सर मैं करती हूँ। और अपने FB पे जो है तस्वीरें वगैरह जो भी होती है ना, उनकी पोस्ट के साथ मैं पोस्ट करती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो फौजिया शाहीन थिएटर से आगे फिल्म की तरफ कब मूव ऑन कर रही हैं? कोई अच्छा रोल मिलेगा तो ज़रूर करूँगी। पहले भी 2-4 मूवीज़ में काम किया है, लेकिन मूवीज़ का ये है ना कि कोई टाइमिंग नहीं होती, कि फिर जॉब भी करनी होती है। मेरे लिए सबसे पहले फर्स्ट अपनी जॉब है, क्योंकि रोज़ी रिज़्क़ तो वही है, उसी ने मेरी पहचान जो है मुझे दी है और बनी हूँ। तो मैं जो है आउट टाइम जो है ड्यूटी से हटके वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह मतलब से आप अच्छे कैरेक्टर की इंतजार में हैं और इस टाइम हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो ब्रेक की इंतजार में। चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मक संडे स्पेशल प्रोग्राम।
बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। बोले 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 दिल बोले, कोई निशी आई लव यू कहे। कोई मिस यू का सिग्नल बने, उस शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। जायके की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति। बोले दिल की बोली। अगेन वेलकम बैक टू मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं आपका होस्ट अहमद अली और मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया शाहीन। जी फौजिया, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आपने एक्टिंग में थिएटर कर लिया है, इंटरएक्टिव थिएटर कर लिया है, आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्मेंस कर रही हैं, तो हादसाती तौर पर आप इस फील्ड में आ ही गई हैं। तो इसका आप फ्यूचर क्या देखती हैं कि इंतहा कहाँ तक है? इसको बस पार्ट टाइम लेकर चलती रहेंगी या फिर आपने आगे कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने का सोचा हुआ है? हाँ जी, बड़ा प्रोजेक्ट ये है कि मैंने ये सोचा था कि आर्टिस्टों के बच्चों के लिए और आर्टिस्टों के लिए जो है एक बहुत बड़ी एकेडमी बनाऊं और एक दस्तकारी स्कूल टाइप हो जिसमें आर्टिस्ट के जो बच्चे हैं उनको हुनरमंद बनाया जाए, सिलाई का स्टिचिंग का करवाया जाए, पेंटिंग का करवाया जाए, इसमें और भी काफ़ी सारी कैटेगरी आ जाती है, ब्यूटिशन का कोर्स वगैरह करवाया जाए। इस तरह के जो है कई काम है जो कि बंदा कर सकते। जैसे अब कोरोना जैसा अजाब आया है अपने पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, तो और कोई भी हुनर नहीं था आर्टिस्टों के पास। बिल्कुल, और इस दौरान बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी थे जो मजदूरी करते हुए नजर आए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। बिल्कुल हालात बहुत उनके इस किस्म के रहे हैं कि मतलब जिसमें वो मजबूर हो गए थे, ना ही तो वो सफ़ेद पोशी का अपना भरम तोड़ सकते थे और ना ही वो किसी के आगे हाथ फैलाने की सिचुएशन में थे। तो बड़े सख्त हालात रहे हैं। ऐसे में हुनर ज़रूर काम आता है। तो खैर, ये तो आर्टिस्टों की बात हो रही है, आप आर्टिस्ट एसोसिएशन का हिस्सा हैं, तो इस हवाले से आप आर्टिस्टों के बारे में बात कर रही हैं। लेकिन जो न्यू लोग, न्यू कमर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सोच रही हैं कि अगर आपसे कुछ राब्ता करना चाहें इस प्रोग्राम को देखने के बाद, कुछ लोग, कुछ न्यू टैलेंट हो, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, मुझे कॉल आती हैं, मैं रेफ़र करती हूँ मुख्तलिफ जो जैसे अपने हमारे डायरेक्टर हैं या हमारी जिस NGO के साथ मैं अटैच हूँ उनके साथ मैं कॉन्टैक्ट करवाती हूँ और साथ न्यू टैलेंट जो भी आता है अपने साथ मैं इंटरेक्टिव थिएटर में भी उनको साथ अटैच कर लेती हूँ
और मेरी तो कोशिश यही होती है कि अगर मुझे कोई फ़ोन कॉल करे या मेरे से कांटेक्ट करे तो जहाँ तक हो सके मैं उनका काम करती अच्छा, इंटरैक्टिव थिएटर्स में आपने जिन इश्यूज़ पर काम किया उनमें से कुछ इश्यूज़ के बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे? किन किन इश्यूज़ पर अब तक आप काम कर चुकी हैं? हमने एक ड्रामा किया है अभी रिसेंटली जो हमने अभी छोड़ा है, पिछले लास्ट ईयर में, इस ईयर में तो नहीं किया। वो ड्रामा निकाह था जो कि बेटी के हक पे होता है कि हमारे इधर जब निकाह नामा होता है उस पे जो बेटी के उस पे जो उसके लिखे होती हैं कि इसका हक इसको मिलना चाहिए, उस पे मौलवी हज़रात जो है क्रॉस लगा देते हैं। तो पता ही नहीं है कि बेटी के क्या हकूक़ होते हैं निकाह नामे पे, ना माँ बाप को भी नहीं पता होता, तो अक्सर ऐसा ही होता है। तो वो हमने ड्रामा निकाह किया। फिर सेहत और सफाई पे हमने किया, और पिछला पूरा साल मैं जो है आउट ऑफ सिटी ही रही हूँ। तो नाज़रीन, मेरे ख्याल में आपको ये भी समझना चाहिए, अब फौजिया की बात सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ड्रामे जो हैं वो जस्ट एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं होते हैं, एंटरटेनमेंट प्लस अवेयरनेस होते हैं। तो इसमें अगर आप इसका मुस्बत पहलुओं के ऊपर गौर करें तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। जैसा कि स्पेशली अगर मैं बात करूँ इंटरएक्टिव थिएटर जो जितने भी हो रहे हैं NGOs के अंडर में जो प्रोग्राम होते हैं, इनका मकसद ही यही होता है कि आवाम में अवेयरनेस पहुँचाई जा सके, कुछ ऐसे पहलुओं पर, ऐसे टॉपिक्स पर बात की जा सके जिनके बारे में ज़्यादा वो आगाही नहीं रखते हैं। जिनमें बहुत सारी NGOs हैं जिन्होंने टॉयलेट पर काम किया है, हैंड वॉश पर काम किया है, उसके अलावा बेटी के निकाह के ऊपर आप कह लें ख़वातीन के हकूक़ पर काम कर रही हैं, अमन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। तो ये वो पहलू हैं जहाँ, बल्कि उन इलाकों में ही काम किया जाता है जाकर NGOs के थ्रू, जहाँ पर जाकर अवेयरनेस पहुँचाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है और बल्कि ज़रूरत है उन लोगों को, क्योंकि अगर शहरों में ये काम किया जाए, यहाँ की आवाम जो है, ऑडियंस जो है, वो पहले से ही अवेयर होती है, उनको पता होता है इस बारे में। शहर में तो तालीम भी है और अवेयरनेस भी होती है, कोई माहौलियात का भी फ़र्क होता है और कम्युनिटी का भी फ़र्क होता है। हमने ज़्यादा जो है वो बैग जो एरिया है उधर हमने काम किया है कि बहुत शहर से भी दूर, जहाँ पे पानी का बहुत इशू था, सफाई का बहुत इशू होता है, वॉशरूम का बहुत इशू होता है, हाथ नहीं लोग धोते, बड़ा अजीब, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पिछला पूरा साल हमने जो है 2019 ऐसे ही हमने कंप्लीट किया है। फौजिया, प्रोग्राम का टाइम तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, जाने से पहले आप कोई ब्यूटीफुल सा मैसेज देना चाहें अपने देखने वालों को? मेरा हमेशा से एक ही मैसेज होता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, तो अपने लिए तो सब करते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है अगर हम दूसरों के लिए कोई अच्छा काम करने की कोशिश करें, तो अपने दिलों की नफ़रतों को ख़त्म कर दें। ज़िंदगी का कोई पता नहीं, आज हम हैं कल ना हो, तो अच्छे जो यादें हैं वो छोड़ के जाएं, चाहे हम किसी के घर जाएं या ऑफिस जाएं या ज़िंदगी के किसी मोड़ पे किसी को मिले, तो अच्छा इखलाक, प्यार, अच्छी बातें, यादें छोड़ के जाएं ताकि वो बंदा हमें अच्छे अल्फाज में याद करे। थैंक यू सो मच फौजिया शाहीन, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। इसके साथ ही अहमर अली को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।